नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा एक बार फिर रण क्षेत्र में है। मुद्दा वक्फ से जुड़ा हुआ है। वक्फ संशोधित कानून जब सामने आया तो उसे लेकर जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। अपने आप में ये सवाल पूछती हैं कि क्या वक्फ के नाम पर जो गरीब, पिछड़े, पसमानदा मुसलमान थे उनके साथ अभी तक भेदभाव हो रहा था, और अगर उनको उनका असली हक, उनके राइट्स दिलवाने के लिए इस कानून में संशोधन करके उसे अमली जामा पहना दिया जाता है तो फिर तकलीफ किन्हें हो रही है। यानी वक्फ को लेकर ही मुसलमानों में अब दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। एक वो है जो ये कह रहे हैं कि अरे ये तो माइनॉरिटी राइट्स के खिलाफ है, और एक वो हैं जो ये कह रहे हैं कि यही सबक है, क्योंकि अब तक जिस कट्टरपंथी सोच, जिस मलाई के खेमे में वक्फ बोर्ड फंसा हुआ था, जिसको खास तौर से पसमानदा और गरीब मुसलमानों के लिए बनाया गया था, उन्हें तो उनका हक मिल नहीं पाता था। और इसीलिए पसमानदा गरीब मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कह रहे हैं। यह पूरा का पूरा मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा हुआ है। न्यायालय से उम्मीद बढ़ी हुई है। दोनों ही पक्ष उम्मीद कर रहे हैं। एक तरफ जो विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो एक बात और भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो 25 से 30 करोड़ मुसलमान किस करवट बदलेगा, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। तो क्या ये वही मौलाना मौलवी हैं जो अब देश की सर्वोच्च अदालत को भी धमकी दे रहे हैं? क्या देश के लोकतंत्र को धमकी दी जा रही है कि अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर वही होगा जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है? ये धमकी और इस तरीके से दहशत का माहौल बनाकर दबाव बनाना, क्या ये अपने फायदे के लिए नहीं है? क्योंकि अगर ये मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये वही मौलाना मौलवी हैं, ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये कह रही हैं कि ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के राइट्स पर कुठाराघात है, तो उन्हें फिर वो गरीब पसमानदा मुसलमान नजर क्यों नहीं आते हैं जो सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं? उन्हें वो दाऊदी बोहरा समाज नजर क्यों नहीं आता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर ये कह रहा है कि आपने हमें बचा लिया, दशकों से हमें लूटा जा रहा था? जो परिस्थिति बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या घबराए वो लोग हैं जो आज तक लैंड ग्रैबर्स का काम कर रहे थे, यानी वक्फ के नाम पर मलाई खाने वालों की पेशानी पर बल है, और खुशी उनमें है जो वाकई हक और हुकूक से अभी तक नदारद थे, लेकिन अब उन्हें असली हक मिलेगा। सर्वोच्च अदालत से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों के बीच में जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वो अपने आप में चुनौती देने वाला है। आज इसी पर हम करेंगे खुलकर बात। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, उनसे कराऊंगी आपका परिचय, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। समुदाय के अंदर पसमानदा समाज के भी लोग हैं। आप जरा बताइए हमको, पूरे देश भर का उदाहरण देके बताइए कि पसमानदा समाज का वक्त पर कोई है, वक्त में उसका बेचारे का कोई से है? कितनी बड़ी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका कोई से है? नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। वक्फ की दीवारों में कैद है करोड़ों की दौलत, लेकिन गरीब मुसलमान आज भी भूखा क्यों है? सवाल सीधा है, वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की संपत्तियां किसके लिए? मजारों की दीवारें चांदी से सजी हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमान का बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पाता। जिस जमीन पर अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनने थे, वहां आलीशान दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्यों उगाए? कब तक वक्फ के नाम पर मजहबी ठेकेदार मलाई खाते रहेंगे और गरीब मुसलमान लाइन में खड़ा रहेगा? पास हो गया। देश के अंदर खास तौर से पसमानदा और गरीब मुसलमानों में खुशी की लहर है, और हमने भी आज मिष्ठान वितरित किया है, आतिशबाजी की है, और जिस तरीके से मुसलमानों के विकास के रास्ते में एक अंधियारा था, वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद एक नई रोशनी की उम्मीद जगी है। वक्फ इसलिए बनाया जाता है, गरीबों को फायदा पहुंचना चाहिए जी। आज तक पूरे भारत में इतनी संपत्ति है वक्फ के पास, हर राज्य में, हर शहर में एक स्कूल, एक हॉस्पिटल और बारात घर बना सकते हैं हम।
पर नहीं बना रहे ना, उसमें 25 से 30 हजार आदमी मजे लूट रहे हैं। सरकार चाहती है अच्छा काम, पब्लिक करने नहीं दे रही। क्यों नहीं करने दे रही? उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। दफन होने की भी इजाजत नहीं है, ये है फैक्ट्स। और गरीब मुसलमान, जो छोटी जातियों का मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, आज वो इस दर्द को महसूस कर रहा है। उस दर्द को समझने का काम मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री ने किया। इसलिए गरीबों के हक की लड़ाई को वो बहुत ईमानदारी से उन्होंने लड़ा और ये साफ हो गया है कि अब गरीबों के हक की लड़ाई, पसमानदाओं के हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे क्योंकि मोदी जी ने हमारे अधिकारों की बात की है, मोदी जी ने हमारे सम्मान की बात की है। तो जो हमारे विरुद्ध आएगा, पसमानदा समाज को के साथ छेड़छाड़ करेगा, हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम हिंदुस्तान के हैं और हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है, भारत माता का खून दौड़ रहा है। हम भारत माँ की जय को बोलते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता। देश के कई शहरों में वक्फ संपत्तियों की बेशुमार दौलत है। 123 वक्फ संपत्तियों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण की पोल खोली। बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष खुद गैर कानूनी ध्वस्तीकरण में लिप्त। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा नोटिस और इन सब के बीच पसमानदा समुदाय पूछ रहा है कि हमारे नाम पर जमीनें तो ली गई, पर हमें मिला क्या? और संसद के दोनों सदनों में बहुमत के साथ पारित हुआ और देश के जनप्रतिनिधियों के द्वारा पारित ये बिल पूरी तरह से कानून का रूप ले चुका है, पूरी तरह से संवैधानिक रूप से ये कानून का रूप लिया है। और आप देखिए, जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था, जिस उद्देश्य से हमारे समाज के लोगों ने अपने पवित्र संपत्ति को पवित्र दान किया था, वो उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अब इस कानून के माध्यम से उनका उद्देश्य पूरा होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर पिछड़े, पासमानदा, दलित, अति पिछड़े और जो जरूरतमंद मुसलमान हैं, जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके जीवन में कैसे बदलाव आए, ये सुनिश्चित करेगा ये वक्फ जो कानून बनाया गया है। और सीधा फायदा मुस्लिम समाज के 80% उन लोगों को होगा जो पसमानदा समाज से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट 1995 को लेकर ऐतिहासिक सुनवाई चल रही है। 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं, जिनमें कहा गया है कि ये एक्ट संविधान की समानता और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या एक धार्मिक बोर्ड को इतनी बड़ी जमीनों पर मालिकाना हक देना तर्कसंगत है? केंद्र सरकार ने कोर्ट में साफ कहा कि वक्फ एक्ट की समीक्षा जरूरी है। 7 राज्यों की सरकारें भी समर्थन में खड़ी। अब मामला संविधान पीठ में है। फैसला आने वाला है जो दशकों की वक्फ राजनीति की नींव हिला सकता है। स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात, जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। अब वक्त पर सवाल उठ रहा है और सवाल पूछने वाला पसमानदा है। वो जो अब तक खामोश था आज माइक पर है। वो जो अब तक वोट बैंक था आज अपना हक मांग रहा है। अब फैसला मुस्लिम समाज को करना है, मौलाना की दुकान चले या समाज का भला, क्योंकि ये वक्फ एक्ट का अंत नहीं, ये पसमानदा आत्मबोध की शुरुआत है। पसमानदा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड नहीं, इंसाफ चाहिए, बस बहुत हुआ। अब पसमानदा मुसलमान तुम्हारे जलसे जुलूस का हिस्सा नहीं बनेगा। अब वो तुम्हारे झूठे वादों और ज़कात के धोखे में नहीं आएगा। वक्त की दौलत पर अब तुम्हारा हक नहीं, अब हिसाब होगा एक एक इंच जमीन का, एक एक रुपए का। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। नो सी let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted.
Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी को सुनवाई का पूरा मौका दिया है, सभी को सुना है और सभी लोगों ने अपनी बात को कहा है। और खास करके अगर बात करें, सॉलिसिटर जनरल हमारे तुषार मेहता जी ने जो बात रखी, सरकार का पक्ष रखा, उसको स्वीकार करते हुए 7 दिन का समय दिया है और किसी तरह का कोई कानून पर रोक नहीं लगाई है। वो जो दो बिंदुओं पर बात आई है निकलकर, तो जाहिर सी बात है कि हमने खुद ही कहा है, सरकार ने अपना पक्ष, हमारे लॉयर ने अपना पक्ष रखा है और ये कहा है कि हम 7 दिन में कोई किसी की नियुक्ति नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में इतनी रिट पिटीशन है, उनका जवाब तैयार करने में हमको 7 दिन का समय लगेगा। तो कवर नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है। और आने में जो सुनवाई होगी, हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी। तो अब सवाल यही है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई न्यायालय में पूरा मसला है, अब जवाब देना है, 5 तारीख को अगली सुनवाई होगी, सरकार को जवाब रखना है इस बीच। लेकिन इतना जरूर है कि जो परिस्थिति बनी हुई है, पसमानदा मुसलमान बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमें ठगा गया वक्फ के नाम पर। मलाई तो ये मौलाना खाते रहे, मलाई तो ये राजनीतिक पार्टी के वो मुल्ला खाते रहे जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक माना। हमारे लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ सोचा और ये जो बदलाव है, ये एक नई क्रांति है जो गरीब पसमानदा मुसलमानों की तस्वीर बदलने वाली है। तो ये दो फाड़ हो चुके हैं। जो विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये माइनॉरिटी राइट्स पर हमला है, उन्हें इन मुसलमानों की आवाज क्यों सुनाई नहीं देती? हमारे विशेष कार्यक्रम जन संवाद में ऐसे ही मुस्लिम समाज के वो पसमानदा मुसलमान, वो गरीब पिछड़े मुसलमान हमारे कार्यक्रम में आए। प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वक्फ के नाम पर लूट खसोट मची हुई है, किस तरीके से गरीबों के हक की सिर्फ बात की जाती है, लेकिन उन्हीं के हक पे किस तरह से हकमारी होती है। खुद इस कार्यक्रम में आकर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि ही बोलकर गए हैं। क्या कुछ उन्होंने खुलासा किया, आइए जल्दी से आपके सामने वो भी रख देते हैं। एक राष्ट्रवादी मुसलमान जिसको लोग अलीगढ़ कहते, हम हरिगढ़ कहते, उस हरिगढ़ से हमारे साथ आए हैं और वो कुछ बोलना चाहते हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। और भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। इस जैसे जो वक्फ का ज्वलंत मुद्दा था, आम मुसलमानों को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। मोदी सरकार का आभार कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पास कराया, संशोधन किया वक्फ के अंदर, क्योंकि आम मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को आज तक इसका कभी कोई फायदा मिला नहीं। मेरे पास कुछ भाई साहब वीडियो है जो मैंने आपके यहाँ दी है, आप उन्हें दिखाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप हम जरा देशवासियों को, आप ऊपर आइए, जरा आप समझाइए वीडियो क्या है, जरा कंट्रोल रूम इसको प्ले करे बड़े स्क्रीन को, हाँ समझाइए। देशवासियों को वक्फ की हकीकत हम पहुंचाना चाहेंगे। ये 1932 का बोर्ड है वक्फ मंजिल का, हबीब मंजिल, हमारे हरिगढ़ में वक्फ बिल्कुल पॉश एरिया है, सेंटर पॉइंट, वहाँ ये लोकेटेड है। बहुत बड़ी कोठी है नवाब साहब की, और उसमें ये लोग शादियां और बैंक्वेट हॉल चलाते हैं जो 2-2, 2.5 लाख रुपए पर प्रोग्राम के लेते हैं। लेकर रहो, जो वीडियो इन्होंने दी है इसके बिल्कुल सामने ही एक धर्मपुर कोर्टयार्ड है, नवाब धर्मपुर का, वो बड़ी कोठी है, उसमें भी वो लोग शादी के लॉज चलाते हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए वो पर प्रोग्राम के लेते हैं और वक्फ में 1 भी रुपया जमा नहीं करते। ये सीधे, ये देखिए प्रोग्राम होते हुए की तस्वीरें हैं। ये किसी शादी का है जी, ये बोर्ड है वक्फ का, हाँ। धर्मपुर कैस्टल करके 2-2 लाख रुपए ये लोग लेते हैं। नॉट फॉर सेल लिखा है, लेकिन अंदर इसके कार्यक्रम होते हैं। शादियां चल रही हैं, आप देखिए। ये शादी का ही पेंडॉल है, दिखाना जरा, वीडियो प्ले करना इसको आगे। हाँ। तो पूरे देशवासी इस बात से ही समझ लें कि इसका सीधे सीधे गरीब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जो संपन्न और दबंग मुसलमान है, उनके कब्जे में वक्फ की संपत्तियां हैं। और ये जो वक्फ का संशोधन बिल आया है, तो अब एक नई उम्मीद जगी है गरीब और
पसमानदा मुसलमानों को कि इन लोगों से, इन मठाधीशों से जगह छीनकर कुछ गरीबों के विकास में लगेंगी। तो सुना आपने, गरीबों को एक उम्मीद जगी है। ये लड़ाई दरअसल वक्फ की मलाई बनाम मुसलमानों की सच्चाई के बीच है, और ये लड़ाई किस करवट आगे बढ़ेगी, आइए इसी पर करते हैं खुलकर बात। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पहली बार रण क्षेत्र में जुड़ रही हैं ममता त्यागी जी हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अशोक यादव जी हैं। जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी नाजिम साहब भी इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद राशिद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जाने माने वरिष्ठ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सुरेंद्र स्वामी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हाजी नाजिम साहब, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, ऑन एयर मुलाकात हो रही है, और सीधा सीधा प्रश्न पूछने वाली हूँ। अरे सुनिए, उनकी भी जो आपके भाई बंधु हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो हक और हुकूक की लड़ाई में हमारे हक पर ही हकमारी की गई, मलाई तो उन्होंने खाई जो बैठे हुए थे एसी कमरे में, हमें तो सिर्फ धोखा मिला। तो ये जो मुसलमान कह रहे हैं, गरीब पिछड़े मुसलमान जो अभी तक अपने हक और हुकूक से नदारद थे, उनकी बात भी तो सुन लीजिए साहब। हाँ लवनी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है साहब, आ रही है। हाँ लवनी जी, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बातें हो रही है, देखिए कानून की भी बातें हो रही है। देखिए अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है केस। अब देखिए जिस तरीके की है, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो हम लोगों के लिए मान्य होगा। लेकिन बात जब यहाँ पे आती है, आप कहते हैं कि गरीब मुसलमान भाइयों की बातें हम लोग सुनते हैं। देखिए बड़ा अच्छा लगा जो लवनी जी आपने कहा कि गरीब मुसलमानों की बातें हम लोग ही सुने। भाई गरीब भी मुसलमान है, और गरीब मुसलमानों की बातें गरीब सुनेगा तो फिर मौजूदा सरकार क्या करेगी? मौजूदा सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो पल्ला झाड़ रही है कि वो ये चाहती है कि हाँ हम किसी भी मुसलमान के साथ नहीं खड़े हुए, या वो ये कहती है कि भी हाँ जी जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है जो मुसलमानों के पास है, अब उस जमीन पे बड़े बड़े आलीशान महल बनेंगे या बड़े बड़े हॉस्पिटल बनेंगे, इस तरीके की बातें हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मानने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो फैसला आएगा तो उस पर हम लोग लब्बैक कहेंगे। और रही बात दूसरी, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ लवनी जी, देखिए मुल्क जो संविधान से चलता है, और संविधान ही हम लोगों के सबसे बड़ा एक हथियार है जो हम लोगों को हर संविधान से चलता है। ये बात तो मुझे समझ में ही नहीं आई। वो तो शरिया से चलाने चाहते हैं ना आप लोग। कहाँ संविधान से चल रहा है? संविधान से चलेगा तो फिर तो सबको बराबर से अधिकार मिलने चाहिए। संविधान से चले तो फिर आज आपके ही समाज में दो फाड़ नहीं होते। या मुस्लिम गरीब ये आके कहते नहीं कि हमारे साथ तो अभी तक धोखा ही किया गया, अब हमको उम्मीद जगी है कि हमें न्याय मिलेगा साहब। हाँ लवनी जी, देखिए कभी भी मुल्क शरीयत से नहीं चलेगा। और देखिए जो शरीयत से चलाने की बात करते हैं तो हम लोग उनके खिलाफ खड़े, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के तहत ही हम लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। और रही बात ये कि बार बार जो बात आ रही है कि गरीब मुसलमान की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूँ लवनी जी, देखिए हमारे भारत के अंदर हमारे हिंदू भाई भी गरीब हैं। हमारे हिंदू भाइयों के बारे में भी सोचना चाहिए। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि पास कितनी जमीन है। हिंदू भाइयों की आप चिंता भी छोड़ दीजिए, पहले अपने भाइयों की तो चिंता कीजिए। हिंदू भाइयों की चिंता भी छोड़िए, पहले अपने भाइयों को तो संतुष्ट कीजिए जो आपसे संतुष्ट नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि मलाई खाने वाले ये लोग ही बेचैन हैं, जो पहुंचे हुए कोर्ट। एक भी बता दें कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी अभी तक है, कितने स्कूल बन गए, कितने वहां पर बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल गई हो, कितनी मेडिकल फैसिलिटी मिली हो, एक आंकड़ा तो सामने रखिए। अभी तक तो वो आंकड़े हम बार बार पूछते हैं, वो आंकड़े ही नहीं सामने रखे जाते। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कितने स्कॉलरशिप मिल गई। देखिए मौलाना साहब की एक वेलफेयर स्कॉलरशिप चल रही थी तो उसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद करा गया ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप अपने एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो आप एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आपके अंदर वो ताकत है कि आप इस भारत के अंदर अपने आप को अच्छी तरीके से अपनी बात रखने वाला बनाएंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर एजुकेशन दे दी जाएगी तो एजुकेशन सवालों को जन्म देती है, और जब सवालों को जन्म देती है तो क्या बात करें, एजुकेशन कहाँ नहीं दी जाती है। एजुकेशन देने के लिए ही तो फिर मदरसों में रिफॉर्म की बात की गई। जो अवैध मदरसे थे, जो तालीम नहीं दे रहे थे, जो कट्टरपंथ और चरमपंथ की परिभाषा समझा रहे थे, जो
आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहे थे, आतंक की फैक्ट्री बना रहे थे, उन पर वार किया तो गया। तब तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी ही आप जो चाहते हैं अपने समाज के लिए वो हो रहा था। लेकिन तब तो आप लोग कहने लगते हैं कि देखिए मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये दो बातें एक साथ हाजी साहब नहीं चल पाएगी। और हाँ, आपने एक बात और कही कि आप कह रहे हैं कि संविधान को मानते हैं, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन मौलाना कौसर क्या कहते हैं, जरा एक बार सुना दीजिए वो बयान, किस तरह से खुलकर धमकी दी जा रही है। मौलाना कौसर का बयान चलाइए जरा। हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वो दूसरों को लक्ष्मण रेखा ना बताएं, बल्कि हुकूमत खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बताए कि क्या है और क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसे समझने की कोशिश करे और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कि जिस तरह से वो पूरा अभियान एक मुसलमानों के खिलाफ चला रहे हैं, तो ये 25-30 करोड़ मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, जरूर करवट लेगा। जिस तरह आप मदरसों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह आप मस्जिदों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह आप क्या नाम है ये वक्त के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान है, एक खास। तो ये धमकी है क्या हाजी साहब? हाँ, देखिए लवनी जी, मैं ये कहता हूँ कि मुल्क संविधान से चलेगा या मौलाना साहब की तकरीर से चलेगा। लवनी जी देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मुल्क संविधान से चलेगा। और जो ये मौलाना लोगों की बात को आप बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं और कहते हैं हम बड़ा चढ़ा कर नहीं दिखा रहे, जो सामने बयान आ रहे हैं वो दिखाना हमारा फर्ज है और वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, सुन तो लीजिए। देखिए, भारत को आप बार बार कहते हैं कि शरीयत से चलाने की बात होती है, तो हम लोग तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि संविधान से मुल्क को चलाएंगे। तो जब हम खुद से जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो इसमें आप लोग शरीयत की बातें कहां से लेकर आ जाते हैं। और एक बात मैं बड़ी मुर्शिदाबाद में जो लोग उतरे हुए थे, मुर्शिदाबाद में जो हुआ था, उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज बुलंद की गई अभी तक? मुर्शिदाबाद में जो हुआ, जिस तरह से हिंदुओं को वक्फ विरोध के नाम पर मारा काटा गया, उनको बुरी तरीके से उन पर अत्याचार किया गया, पलायन करने पर मजबूर हो गए, वहां तो सिलेक्टिव अप्रोच आ रही है और आप यहां बैठकर संविधान की बात कर रहे हैं। हाँ लवनी जी, देखिए मुर्शिदाबाद के अंदर जिस तरीके की घटना घटी है, उस घटना का हम लोगों को बड़ा दुख है। इतना दुख है कि हम बजरंग बली की तरह अपना सीना फाड़ कर नहीं दिखा सकते। बजरंग बली जी ने तो अपना सीना फाड़ कर राम जी को दिखा दिया था, लेकिन हम लोग अपना सीना फाड़ के कैसे दिखाएं कि हम लोगों को बड़ा दुख है। अरे आप सीना मत फाड़िए, सिर्फ भावनाएं बता दीजिए। भावनाएं, शब्द और भावनाएं, ये दोनों मैच होनी चाहिए। शब्दों के बाजीगर तो आप लोग हो जाते हैं, लेकिन जब भावनाओं की बात आती है तो वहां पर मामला अटक जाता है। मोहम्मद राशिद साहब, अब देखिए, इन्होंने तो कह दिया, हाजी साहब कह रहे हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं, संविधान से चलेंगे, गरीबों की बात पे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन क्या मिला अभी तक गरीब पसमानदा मुसलमान को? मोहम्मद राशिद साहब, कुछ नहीं मिला आश्वासनों के अलावा पूर्व की सरकारों में। और ये जो मौलाना साहब बयान दे रहे थे, अगर ये अपनी वक्फ संपत्ति जाहिर कर देंगे पब्लिक के सामने कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, तो इनके धरने प्रदर्शनों में मुसलमान लोग आना बंद कर देंगे। यकीन मानिए, जिस तरीके से इन्होंने देश के मुसलमानों को भोले वाले भ्रमित किया था एनआरसी सीएए को लेकर और सड़कों पर उतरवा दिया था मुसलमानों को, आज भी हजारों मुसलमान जेल के अंदर सड़ रहे। और अब फिर यही लोग वही माहौल बना रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल में हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, सड़कों पर उतारने की कोशिश हो रही है। पर देश का मुसलमान अब समझ चुका है इन लोगों की साजिश है। और लगभग करीब 2000 ऐसी फैमिली हैं जिनके पास पूरे देश भर के अंदर वक्फ की संपत्तियां हैं। और आप देख ले, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुल 60 लोग इसके विरोध में गए हैं। तो कहीं इनका जमीनी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, पर ये इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए फर्जी तरीके से ये आम पब्लिक को बरगला रहे, रोडों पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार पे दबाव बने, जो ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। मोदी सरकार ने पसमानदा गरीब मुसलमानों को जो एक हक देने की बात आवाज उठाई है, उसको अंतिम चरण तक पहुंचेगी। और सुप्रीम कोर्ट पे भी हमें विश्वास है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को वो पास करेगी और आज जल्दी उसकी अधिसूचना जारी होगी और उसकी कार्रवाई आगे शुरू होगी। ठीक है, दो बातें तो आप दोनों में एक जो कॉमन मुझे समझ में आई कि दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल, अशोक जी आपके पास आ रही हूँ और फिर इसके बाद ममता जी और सुनील स्वामी जी के पास। अशोक जी, कोर्ट पर, अशोक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे? अशोक यादव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अशोक यादव जी, जी कोर्ट पर दोनों ही पक्ष यहाँ पर भरोसा कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि दो पक्ष, एक ही समाज के दो पक्ष, एक समर्थन में है, एक विरोध में है। और साफ तौर पर समर्थन वाले ये कह रहे हैं
कि भाई हमें तो किसी ने देखा ही नहीं, हमें तो सिर्फ सुना ही नहीं। ये जो पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली पार्टियां थी, ये जो मुल्ला मौलवी थे जिन्होंने चमका लिए अपनी आलीशान बंगले और हमें छोड़ दिया पीछे। हमारी झुग्गी भी वक्त के अंडर आती है, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। आज भी हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अब उम्मीद जगी है। अशोक जी, समर्थन में है, कुछ लोगों को आपने दिखाया भी अपने स्क्रीन पे ही। मुझे लगता है कि ये जो है ये प्लांटेड लोग लग रहे थे, जो प्लान किए जाते हैं भाजपा के द्वारा कि जो ऐसे ऐसे बयान दो ताकि एक माहौल बने, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो। जो अंग्रेजों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, आरएसएस भाजपा ने उसमें से डिवाइड एंड रूल भी सीखा है। उसी के तहत मुसलमान समाज में भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ऐसे बुलवा रहे हैं। रह गई बात जो वक्त अच्छा ये बीजेपी वाले हैं, मतलब ये जो मुसलमान गरीब बेचारे बाहर निकल कर आ रहे हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। आप लोगों को कहते हुए थोड़ा सा शर्म नहीं आती है अशोक जी? जो आपने बयान चलवाया, आपकी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, आप लोगों को थोड़ा सा भी आंख में पानी नहीं आता? वो शर्म का पानी जिसे कहते हैं। ये इतने लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जो रो कर कह रहे हैं कि हमारे लिए किसी ने तो सोचा। अरे आपको भी मौका मिला था, उनके लिए सोच लेते, लेकिन आपने तो मौका लिया और अब कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के लोग हैं। प्लांटेड लोग हैं, कुछ प्लांटेड लोग हैं जिनको टीवी पे बुलवाया जा रहा है। और फिर तो कोर्ट जो लोग पहुंचे हुए हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तमाम दूसरी संगठन के प्लांटेड लोग हैं। फिर तो ये भी मानना चाहिए। तो खुलेआम हम लोग पहुंचे कोर्ट में, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां कोर्ट में पहुंची। तो प्लांटेड नॉन प्लांटेड की बात है। फिर ये मौलाना कौसर जैसे लोग भी प्लांटेड हैं जो खुलकर धमकी दे रहे हैं, ये भी आपके प्लांटेड है ना? फिर तो देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरह से बयान अभी आपने खुलकर का नाम क्यों नहीं लेंगे? कुछ लोगों का बयान आपने दिखाया लावनी जी, दे आर प्लांटेड। और उसके अलावा जो बात मुझे ये कहनी है कि जो इंडिया गठबंधन, राशिद साहब मैं काउंटर आंसर करने का मौका दूंगी, अशोक जी को बोल लेने दीजिए। राशिद साहब एक सेकंड उनको बोल लेने दीजिए, काउंटर आंसर का मौका दूंगी। अशोक जी पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ जी, देखिए मैं यही कह रहा था कि जो इंडिया गठबंधन के लोग या जो अपोजिशन के लोग वक्फ बोर्ड के जो एक्ट जो बना है, इसके खिलाफ में जो जेपीसी में जो बातें उन्होंने रखा, जो बातें उन्होंने पार्लियामेंट में रखा, उन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है मोदी सरकार की, उस सरकार से भी पूछा वही बातें जो हमारे विपक्ष के सांसद पूछ रहे थे। इस बात में यह दम मिलता है, यह दम महसूस होता है कि हमारी बातें जो है न्यायिक तरीके से पूछी जा रही थी, जो सरकार ने उसको इग्नोर किया। और दूसरी बात, अच्छा ठीक है, एक बात मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने उन बातों को समझा सुना जो बातें आप लोग कह रहे थे। अगर मान लीजिए कि जवाब देने का मौका भी सरकार को दे दिया गया है और उस जवाब से संतुष्ट होकर अगर इस कानून के पक्ष में अदालत फैसला सुना देती है, तो क्या समाजवादी पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां उससे सहमत हो जाएंगी? तो फिर विरोध नहीं करेंगे ना, स्वीकार कर लेंगे ना? देखिए लावनी जी, हम लोग संविधान और अदालत को मानने वाले लोग हैं। हम लोग मोदी सरकार की तरह नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के संबंधित जो आदेश दिया था, उस तरह से जो चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखने की खातिर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोग भी वैसे ही हैं क्या? फिर तो शाहबानो केस भी याद करना चाहिए, खाली बीजेपी को ही क्यों याद कर रहे हैं? फिर तो अपनी सहयोगी पार्टी के लिए भी कुछ पूछ लीजिए। जी, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले हैं लावनी जी, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उस आदेश को हम लोग सिरोधार्य करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे देश का जो संविधान है लावनी जी ना, वो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन है। तो ये सारे जो हमारे संविधान की खूबसूरती है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, सोशलिस्ट है और डेमोक्रेटिक है, सेकुलरिज्म है यहाँ पर। लेकिन इसी डेमोक्रेसी में अगर मुस्लिम समाज का वो गरीब नुमाइंदा जो आज तक अपने हक और हुकूक से नदारद है, तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि आपकी नज़र में डेमोक्रेसी फिर क्या है? अगर जहां पे इक्वालिटी नहीं है तो फिर आपकी नज़र में डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है? ममता त्यागी जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे एक क्रांति कहा जा रहा है, मुसलमानों के बीच ये एक क्रांति है। सच में अभी तक जो होता आया था कि एक खास वर्ग हुआ करता था जो सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा रखता था, नाम लिया जाता था कि ये तो गरीबों के लिए हो रहा है, और गरीब का हाथ आज तक खाली था, और वो अब कह रहे हैं कि अब उम्मीद है कि हमारे हाथ में कुछ आएगा। लावनी जी, मोदी जी सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट ने जो मुस्लिमों के लिए किया है वो अपने आप में अकल्पनीय, और महिला होने के नाते आप और मैं जो चीज कह सकते हैं, ट्रिपल तलाक से आजादी, कितनी महिलाओं ने उन्हें दिल से मोदी जी को दुआ दी होगी कि उन्होंने कितनी बड़ी चीज से उन्हें बचाया है। और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो राजनीति में अमीर और गरीब की जो खाई है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम्स में है। ये बात आप गौर से समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इनकी जो राजनीति शुरू होती है वो शुरू होती है मुस्लिम महिलाओं के दमन से। नहीं तो उन्होंने तो कह दिया ये सब प्लांटेड है।
वो तो उन्होंने क्या दिया ना, सब प्लांटेड है, बीजेपी के प्लांटेड है, वो महिलाएं भी जो आवाज बुलंद करेंगी वो सब प्लांटेड है। इनके हिसाब से तो इनकी राजनीति की रोटियां सिकती रहनी चाहिए ना। इन्हें मुजफ्फरनगर दंगे शायद ये भूल गए होंगे, नहीं आता है इन्हें। हिंदू मरतबा कहीं नहीं दिखता इन्हें, हिंदुओं का कत्लेआम कहीं नहीं दिखता इन्हें। सिर्फ दिखता है तो अपना वोट बैंक दिखता है। क्यों दिखता है अपना वोट बैंक? अगर उन्होंने हिंदुओं की बात कर ली तो इनके और भाजपा में अंतर क्या रहेगा? इन्हें तो सिर्फ रोटियां सेकनी है और एक विशेष वर्ग को सिर्फ गरीब बना के रखना है, उसे पिछड़ा बना के रखना है और उस समाज का कोई भला ना हो जाए। अगर ये वाकई में किसी समाज का भला चाहते, लावनी जी ये बताइएगा, जब ट्रिपल तलाक एंड हुआ इन इंडिया अलायंस के कितने लोगों ने मुस्लिम महिला को बधाई दी होगी? मुझे एक सेंटेंस बता दीजिए जिन्होंने बधाई दी हो। ठीक है, यही सेलेक्टिव अप्रोच है, और ये सेलेक्टिव अप्रोच है क्या मुसलमानों के लिए, जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए सबसे बड़ा नासूर बन गया था। तो सवाल यही है कि क्या वक्फ कानून के साथ मुसलमान ही भेदभाव कर रहे हैं? अपनी समाज के गरीब पिछड़े मुसलमानों को नजरअंदाज कर चंद खास लोग अपने फायदे के लिए, अपनी तमाम परिस्थिति में मलाई प्राप्त करने के लिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सीधे सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आती हूँ। जो ये परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि हमें कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन 5 मई को सुनवाई होनी है। उससे पहले जिस तरीके की नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प हो रहा है। सुरेंद्र स्वामी जी, पहली बात तो ये है कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, उसमें लूट मची हुई है, इसमें सब मुसलमान जानते हैं, सबको मालूम है, और इसलिए सरकार के मंशे पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बार लिस्ट होकर और साइट पे आने के बाद वो उनको नोटिस दिए जाएंगे, उनसे खाली करवाई जाएंगी, और उन प्रॉपर्टीज़ को जो गलत तरीके से बेचा भी गया है वो भी रिकवर होंगी, और उससे आने वाली इनकम जो होगी उससे जो गरीब मुसलमान हैं, जो गरीब बेवाएं हैं, जो यतीम बच्चे हैं, और उनके लिए जो दूसरी फैसिलिटीज़ है वो दी जाएंगी। और यही कारण है कि जो पसमानदा मुसलमान है वो सरकार के साथ खड़ा है। पहला बात तो ये हो गया। अब हम कोर्ट के मैटर पे आते हैं। देखिए, 2 दिन की सुनवाई में 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये है कि ये कानून खारिज नहीं होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कोई मंशा नहीं है इस कानून को खारिज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये कानून है, इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, सब काफ़ी बातों को उन्होंने समर्थन दे दिया है। तो वो जो इश्यूज हैं वो उसमें रहेंगे, उसमें महिलाएं बोर्ड में रहेंगी, उसमें दूसरे जो इनके फिरके हैं उनके लोग उस बोर्ड में रहेंगे 5 साल बाद, मतलब जो भी प्रोविजन। अब तो इसलिए कानून जो है ये खारिज नहीं होने वाला है। अब 2 बातें रह गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को कल कहा भी है, जो है आश्वासन दिया है, उसके आधार पे वो आगे बढ़े हैं। पहला तो यह है कि क्या इनके बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति होनी चाहिए। तो मुस्लिम्स के बाकी फिरकों की नियुक्ति को लेकर कोई इशू नहीं है, उसमें महिलाओं की नियुक्ति को लेकर कोई इशू नहीं है, इशू है सिर्फ 2 हिंदू लोगों की नियुक्ति को लेकर। तो उसके लिए जो चिंता है, तो मैं समझता हूं कि कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल अगली ये 7 दिन का जो समय दिया है इसमें वो स्पष्ट कर देंगे कि जो रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट है जो सरकार चलाती है उसमें वो मंदिरों का अधिग्रहण करती है, और वो सिर्फ मंदिरों की जमीन जायदाद का ही संरक्षण या मैनेजमेंट नहीं करती है, बल्कि वो उनके कौन पुजारी लगेंगे, पुजारियों को क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या वहां पे प्रसाद बनेगा, वो सब में इंटरफियर करती है। तो इसलिए उसमें नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस प्रोविजन में एक टिंकरिंग करेगी जो उन्होंने अभी कहा है, और वो इसमें कहेगी कि आप लगा सकते हैं हिंदुओं को, लेकिन वो अपने आप को मैनेजमेंट, ये बोर्ड अपने आप को मैनेजमेंट तक सीमित रखेगा और उनकी तो रिलीजियस एक्टिविटीज ये बात तो वैसे भी गृह मंत्री ने क्लियर कर दी थी, ये तो वैसे भी उन्होंने सदन के अंदर क्लियर कर दिया था। आ जाएगा आदेश। दूसरा जो इशू है उसमें यह है जो वक्फ बाई यूजर का, वक्फ बाई यूजर के बारे में अभी बहुत सारी बातें आएंगी सामने जो लिखित में दी जाएंगी, और उसमें भी मुझे लग रहा है कि कोर्ट का ये इंटेंशन है कि जो पुरानी रजिस्टर्ड और नोटिफाइड प्रॉपर्टीज हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिले, जो खुद सरकार ने कहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। और दूसरा इसमें उन्होंने कहा है कि जो सरकारी संपत्ति है उसमें कलेक्टर को अधिकार नहीं होना चाहिए, तो सरकार ने खुद ही कर दिया है कि जो कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति होगी, वो राज्य सरकार को करनी होती है, वो करेंगी।
तो मैं समझता हूं कि इसका इतना मॉडिफिकेशन करके वक्फ बाय यूजर का, और अभी भी जो उनका आदेश है वो सिर्फ नोटिफाइड और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को लेके है, तो उनको वो प्रोटेक्शन देके और इस यूजर को वो रखेंगे, लेकिन विद सर्टेन राइडर्स। ठीक है, विद सर्टेन राइडर्स, ठीक है। वो उस समय आपको जब ये जवाब देंगे तुषार मेहता जी तो हो जाएगा। तो इसलिए इस बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये खारिज नहीं होने वाला है। ये खारिज नहीं होने वाला है, लेकिन सर मैं जरा इस पर एक क्वेश्चन जरा हाजी साहब से ले लेती हूँ, आप ही की बात को आगे लेकर जाएं। लाइन में बोलना चाह रहा था 10 सेकंड प्लीज, कि अगर ये इस निर्णय के बाद अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाए, तो मैं समझता हूं सीजेआई ये ऑर्डर पास करने के बाद नए जो सीजेआई आएंगे उनके लिए छोड़ देंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए 5 जजों, क्योंकि 13 मई को इनका कार्यकाल खत्म भी हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए। लेकिन हाजी साहब देखिए, एक बात तो तय है, ये सब कुछ आप कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए ही बात कर रहे हैं, तो भाई अगर वक्फ आप कहते हैं कि अल्लाह की अमानत है, तो फिर उसमें तो पारदर्शिता होनी चाहिए। ये कानून जो आया ये उसी पारदर्शिता के लिए ही तो आया, फिर घबराहट क्यों है? कोर्ट की दहलीज तक आप लोग पहुंच तो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी घबराहट थी तभी तो पहुंचे ना। पारदर्शिता से डर लग रहा है क्या हाजी साहब कि पोल खुल जाएगी? हाँ लवली जी, देखिए आप कहती है पोल खुल जाएगी, पोल किसकी खुलेगी? देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और लेकिन हम लोग ये बताते हैं कि देखिए इस मुल्क के अंदर संविधान चलता है और संविधान के अंदर ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर हम गए तो मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा अपना मौलिक अधिकार तो है, लेकिन फर्ज अपने समाज के प्रति भी कुछ होता है ना हाजी साहब। मौलिक अधिकार है, ठीक है, लेकिन अपने और अपने लोगों के प्रति कुछ फर्ज भी होता है। अगर मुस्लिम जो गरीब मुसलमान हैं, आज अगर थैंक यू मोदी जी बोल रहे हैं, कभी आप लोगों ने उनके बारे में सोचा कि वो थैंक यू मोदी क्यों बोल रहे हैं? भाई यहाँ पर इन्होंने बड़े आसानी से अशोक जी ने कह दिया, या कांग्रेस के आज प्रतिनिधि होते तो क्या देते वो बीजेपी के लोग हैं। अब सबके सब बीजेपी के लोग हो गए। जितने भी गरीब मुसलमान हैं वो आज कह रहे हैं कि हमें कुछ तो मिलेगा, एक आस जगी है, वो सब बीजेपी के हो जाएंगे। तो आप तो अपने ही समाज के लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे हाजी साहब। हाँ लवनी जी, देखिए हम लोग जो है अभी आप कह रहे हैं अपने समाज पर भरोसा नहीं करते, हम लोग संविधान पर भरोसा करते हैं, और यही संविधान हम लोगों को हमारे समाज की बात रखने की बात करता है। और रही बात यह कि बार बार जो आप ये कह रहे हैं कि समाज के, देखिए समाज अलग चीज है, मुल्क का संविधान सर्वोपरि है, तो हम सर्वोपरि को पहले रखते हैं और समाज तो बाद में हमारे साथ अच्छा ठीक है, तो अगली बार यूसीसी की होने वाली है, यही बात रखिएगा और स्वीकार कर लीजिएगा, शरिया को साइडलाइन कर दीजिएगा, फिर स्वीकार कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जो बातें आज आप कह रहे हैं, मैं आज का ये कार्यक्रम आपका कट ध्यान से निकाल कर रखूंगी, और जब यूसीसी पे बात आएगी तो यही बात बोलिएगा। मोहम्मद राशिद साहब, हाजी साहब तो शुरू से आखिर तक एक ही बात कह रहे हैं, संविधान पर भरोसा है, संविधान से चलेंगे और वही काम हम कर रहे हैं। मोहम्मद राशिद साहब, संविधान पर भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? बंगाल को पूरा जला के रख दिया, बिहार में, यूपी में आए दिन ये प्रदर्शन के नाम पर क्यों घट रहे हैं? हाँ, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर दीजिएगा काउंटर आंसर। ये बात भी खुल के आनी चाहिए। और इन लोगों को बरगलाना है, जब आप सुप्रीम कोर्ट चलेंगे तो सड़कों पर उतरने का क्या मतलब है? आप सीए एनआरसी की तरह एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे हुए, देश के अंदर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो जायज है हाजी साहब, अगर आप चले गए सुप्रीम कोर्ट तो फिर ये सड़कों पर आग लगाने की क्या जरूरत है हाजी साहब? हाँ लवनी जी, देखिए लवनी जी, जो सड़कों पे आग लगाने की बात होती है, देखिए हम उसके बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को सरकार के पास तक पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी राशिद भाई बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट गए थे, भाई सुप्रीम कोर्ट जब गए थे तो सड़कों पे दंगा करने की क्या जरूरत थी? तो मैं इनको एक बात बता दूं, हम वही लोग हैं जो इस मुल्क को आजाद कराने के लिए सबसे पहले अपना सीना आगा करा था। जलियांवाला बाग का इतिहास उठा के देख लेना, ये वही जलियांवाला बाग के इतिहास की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कुछ लोग अपना सीना आगे खड़े करे हुए थे। अरे राशिद साहब की माफी भी थी, औलादों में से तो नहीं हो भाई आप लोग। अरे सुन लीजिए राशिद भाई, आपके माफी वीरों की औलादों में से तो नहीं है भाई, तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। सुन लीजिए भाई, मैं ऐसा मुस्लिम नहीं हूँ आपकी तरह, मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ, और मजहब इस्लाम के साथ मैं भारत के संविधान को सर्वोपरि रखता हूँ। सुन लीजिए भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है, और संविधान का आर्टिकल 25 हम लोगों को अपने परमिशन देता है। भाई
भाई देखिए, आप लोग वही है जो माफी वीरों के साथ खड़े हुए थे। बातों से प्रभावित है, किसकी बातों से प्रभावित है आप बताइए। हम लोग तो माफी वीर से चलिए प्रभावित है, आप बताइए अपने। मत फैलाइए आप लोग। भारत का मुसलमान बड़ा अमन पसंद है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मुझे अभी तक एक बात नहीं समझ में आई। हाजी साहब बार बार शुरू से आखिर तक एक बात कहते रहे, भाई हम संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, कानून से चलते हैं, लेकिन जो तस्वीरें अभी आई, जो लोग जितने लोगों ने विरोध किया, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ फतवा जारी किए गए हैं या कितने लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतर कर आपने कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, इनको सीधे सलाखों के पीछे करिए, ये हमें बदनाम कर रहे हैं, ये भी तस्वीर नहीं आई। तो इसीलिए मैंने कहा ना, कहने और करने में बहुत फर्क नजर आ रहा है। अशोक जी और ममता जी को जरा एक मौका देना चाहती हूँ। अशोक जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इस कानून का क्या होगा, महत्वपूर्ण ये है कि एक कानून जो समाज को सही मायने में उसका हक दिलाने के लिए बना हो, तो उस पर फिर राजनीति क्यों? मुसलमान समाज, वो दाऊदी बोहरा समाज जो प्रधानमंत्री से मिला कल, और वो भी इसी समाज का हिस्सा है ना, वो थैंक यू बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कम से कम हमारा कोई सुनेगा। तो आपने कल का बयान अगर सुना हो, एक सज्जन कह रहे थे भाई 2015 में मैंने अपनी गाड़ी कमाई से जमीन खरीदी, वहां पर काम शुरू किया, वक्त मैंने कह दिया ये हमारा है, 2019 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इन लोगों का पुरसहार कौन लेगा? अशोक जी। लालू जी, देखिए, मोदी सरकार किसी को किसी का हक देने के लिए नहीं जानी जाती है, मोदी सरकार हक छीनने के लिए जानी जाती है। अगर गरीबों को कुछ देने के लिए जानी जाती है मोदी सरकार, तो सिर्फ 5 किलो राशन, इसके अलावा ये हक छीनने के लिए जानी जाती है। उनकी नौकरियां छीनती है, उनके आरक्षण छीनती है, उनका सब कुछ छीन लेती है और देने के नाम पर देती है 5 किलो राशन। आपने कहा मोदी सरकार इक्वलिटी की बात कर रही है, बोल दीजिए ना। आपने कहा मोदी सरकार इक्वलिटी की बात कर रही है, आप इक्वलिटी की बात कर रही हैं। आप रिपोर्ट सर्वे, अभी रिपोर्ट आई थी कि इस देश में आर्थिक विषमता आजादी के पहले से भी ज्यादा है। आप इस देश में आर्थिक विषमता आप इस लेवल तक ले आए कि लगभग 100 साल पहले ही जितनी आर्थिक विषमता था, गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया, और आप बात कर रहे हैं इक्वलिटी की। तो इक्वलिटी के लिए नहीं, कट्टरपंथी मुस्लिमों का साथ देने के लिए अपनी राजनीति रोटियां सेकने वाले लोग आज कह रहे हैं आर्थिक विषमता की क्या गरीब को महिलाएं नहीं दिखती, जो एक मुसलमान जब हिंदू समाज के पिछड़ों दलितों आदिवासियों दहाड़ी के कमाता है हक और और जैसे हकों को जैसे छीनने अपना के लिए जानी जाती है, तो जवाब सुन लीजिए। मुसलमान समाज के जो गरीबों को और क्या रही भला बात करेगी? ठीक है, जवाब देंगे ममता आपको, जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, ये सरकार जो 85% हिंदू आबादी है, इसके जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं, उनकी नौकरियां कौन छीन रहा है, उनके आरक्षण कौन छीन रहा है? भारतीय तो ये जनता सरकार पार्टी छीनने के लिए जानी जाती है, देने के लिए नहीं जानी जाती। देने के लिए अगर जानी जाती है तो 5 किलो राशन, इसके अलावा साहब आप 5 किलो राशन पर ही अटके रह गए, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि जो लोग, जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमें कुछ मिलने वाला है, उनके लिए भी जरा सोच लेते। आप भारतीय जनता पार्टी के उनको खाली वोटर्स बताते रहे, लेकिन पूरा समाज तो वोटर्स नहीं हो सकता है ना। चलिए, समय इतनी अनुमति देता है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर वक्फ के नाम पर जिस तरीके की लूट खसोट चल रही थी, अब ये कहा जा रहा है, गरीब पसमानदा मुसलमान ये कह रहे हैं कि मुझे अब हक मिलेगा, मुझे अब वो अधिकार मिलेगा, मुझे वो लाभ मिलेगा जिससे मैं वंचित था। लेकिन परेशान कौन लोग हैं? जो लैंड ग्रैबर्स थे। अब सर्वोच्च अदालत में ये मामला है, क्या होता है इस पर नजर बनी रहेगी। इन सबके बीच 5 मई से पहले की परिस्थिति बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। सबको विश्लेषण करने की जरूरत है, करिएगा जरूर। थैंक यू सो मच। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।